इंडियन पॉलिटी में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इनके बारे में हमने पिछले कल की क्लास में जो है वो डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में, जिसमें हमारे पास आएगा गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य महाधिवक्ता। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका की। तो ये जो है राज्य की जो कार्यपालिका है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 6। तो ये आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, और आर्टिकल जो है इसमें आएगा ये 153 टू 167। कौन कौन से इसमें हम फर्दर ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे पास आते हैं राज्य कार्यपालिका में। सबसे पहले हमारे पास गवर्नर आएगा, फिर सीएम, फिर उसके बाद मंत्री परिषद जो रहेगी, और लास्ट में जो है वो महाधिवक्ता, जो कि एक लीगल ऑफिसर होता है राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट को जो कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह है, ये देता है। ये इनका एक मेजर वर्क रहता है स्टेट में। उसके बाद सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो ये जो गवर्नर हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस में आए? 6 में। पार्ट वही रहेगा 6, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें हम पार्ट 6 के अंडर ही जो है वो पढ़ेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, ये पार्ट 5 में आता है। तो ये जो गवर्नर हैं, ये मेन जो आर्टिकल रहेंगे ये रहेंगे 153 से, आर्टिकल 153 से 167। 153 153 टू 167, जिसमें कि 153 में क्या प्रोविजन किया गया है कि हर स्टेट के लिए क्या होगा? एक गवर्नर होगा। भारत के सभी राज्यों में जो है वो राज्यपाल होगा, और एक व्यक्ति जो है वो वन और मोर देन वन स्टेट का गवर्नर हो सकता है। तो इसमें जो गवर्नर होता है ये राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक मुखिया होता है,
और कार्यपालिका प्रमुख होता है, मतलब नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है ये। जो भी स्टेट के काम होंगे वो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं, और जो रियल जो पावर रहती है करने वाले कौन होते हैं, ये सीएम होते हैं और इनका मंत्रिमंडल होता है। तो प्रमुख वास्तविक मुखिया कार्यपालिका का ये सीएम होता है, और औपचारिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होता है। और जो भी स्टेट के यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलाधिपति होते हैं कौन, राज्य के राज्यपाल। कुलाधिपति मतलब ये यूनिवर्सिटीज जो है उनका एक मेन प्रधान होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी साम्राज्य का सम्राट, तो उसी तरह से होते हैं ये। और जो भी दीक्षांत फेस्टिवल होते हैं उनके उनमें ये अध्यक्षता करते हैं राज्यपाल। उसके बाद अगर हम हिमाचल के पहले राज्यपाल की बात करते हैं तो ये कौन थे, एस चक्रवर्ती, फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगर हम पहली महिला की बात करते हैं पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की, तो ये थी श्रीमती, कौन थी श्रीमती, पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की श्रीमती शीला कौल। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है ये सरोजिनी नायडू बनी थी। और ये कौन से स्टेट की जो थी वो राज्यपाल बनी थी सबसे पहले, यूपी, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद इनकी एबिलिटीज आती हैं कि गवर्नर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या जो है वो योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो भी राज्यपाल बनेगा। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या आता है, एज, एज कितनी रहेगी, 35 ईयर्स मिनिमम एज जो है राज्यपाल बनने के लिए ये 35 ईयर्स रहती है। उसके बाद है कि जो गवर्नर होता है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य मीन्स कि ना तो वो विधानसभा का सदस्य होगा और ना ही वो विधान परिषद का सदस्य होगा। इसमें जो मेजर हमारे पास आर्टिकल्स दिए हैं, इसमें 155 में क्या आता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट आती है, आर्टिकल 155। तो कौन करता है गवर्नर को अपॉइंट, तो अपॉइंटमेंट की जाती है इनकी प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा किसी भी स्टेट में। और इनका टेन्योर कितना रहता है, कार्यकाल जो है ये 5 ईयर्स, 5 ईयर या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति जो है वो किसी भी समय इनको इनकी पोस्ट से हटा सकता है। वैसे तो टेन्योर 5 ईयर रहता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे। और ओथ जो है देखो, अपॉइंट करता है इनको प्रेसिडेंट, लेकिन ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। रिलेटेड स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसका जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, उसके द्वारा ओथ दिलाई जाएगी। और ये बाकी वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, वहां से इनके जो वेतन भत्ते हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो एक व्यक्ति है वो 1 और मोर देन 1 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ये किसमें प्रोविजन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। कब हुआ था ये, 1956। उसके बाद जो इनके राइट्स हैं, पावर्स हैं एक स्टेट में, वो क्या क्या रहते हैं। तो गवर्नर की जो मेन पावर्स हैं उसमें एक तो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, उनकी चेयरमैन हैं, उनको जो है अपॉइंट करते हैं ये। जैसे कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, कहाँ पे है, शिमला में। तो इनके जो प्रेसिडेंट रहेंगे इनको कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनके प्रेसिडेंट, इनको भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्टेट महाधिवक्ता हैं उनको भी। और जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति जो होते हैं, उनको भी कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर।
इसके अलावा इनके कुछ और भी जो है वो इनके पास पावर्स रहती हैं, जैसे कि ये सेशन को बुलाते हैं। जो हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। तो भारत के सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है सिर्फ एक ही मंडल है, विधान सभा। तो ये जो विधान परिषद है ये सिर्फ इंडिया के 6 ही स्टेट में वर्क करती है। हिमाचल में सिर्फ विधानसभा ही काम करती है। तो विधानसभा का जो सेशन होगा उसको ये बुलाएगा, और उसको अगर सेशन को डिसॉल्व करना है, सत्रावसान करना है, तो वो उसकी पावर भी गवर्नर के पास रहेगी। और अगर किसी स्टेट में विधानसभा परिषद है तो उसके जो 6 मेंबर रहेंगे ये राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद अध्यादेश शक्ति है इनके पास, जुडिशियल रिव्यू जो है ये आती है आर्टिकल 213। यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मतलब कि इसमें अगर सेशन नहीं चल रहा है विधानसभा का तो क्यों नहीं चल रहा है, इसके लिए ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन-कौन सी पावर्स रहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा हुई है तो उस सजा को ये कम कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। इसके ये राइट जो है वो गवर्नर के पास है। लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा है तो उसको ये माफ नहीं कर सकते हैं, और ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है बट गवर्नर के पास नहीं है। तो सेंटर में जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती हैं वही पावर स्टेट में गवर्नर के पास रहती हैं। उसके बाद अगर किसी राज्य का मान लो संवैधानिक तंत्र सफल नहीं होता है, कोई सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो है शासन करने में सफल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की ये सिफारिश कर सकते हैं। कौन? गवर्नर। इस तरह से ये आते हैं हमारे पास गवर्नर के मेन फंक्शन जो ये काम करते हैं किसी स्टेट में। और उसके बाद जो है इसमें आपके पास मेन क्या रहेगा, इनकी एज कितनी, मिनिमम एज चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ जो है इनके कुलाधिपति कौन होते हैं, अपॉइंटमेंट, ओथ, और जो ये रिज़ाइन करेंगे, अगर ये मान लो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो हैं ये कौन होते हैं? विधान परिषद या विधानसभा जो है इनके प्रधान होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं, या इनको विधानसभा का नेता भी बोला जाता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और फर्स्ट सीएम की अगर हम बात करते हैं तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश के? डॉक्टर वाई.एस. परमार। 1951 में पहली जो थी विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश में, और उस टाइम डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे इनको फर्स्ट सीएम बनाया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य का। उसके बाद बात आती है कि इनके लिए क्या-क्या जो है वो एबिलिटीज होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो पहला तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब में ही अप्लाई होता है। बाकी जो एज है ये डिफरेंट रहती है, तो एज के बारे में आपने थोड़ा-सा ध्यान से देखना है, क्योंकि एज का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पेपर में आता है। आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम, पंचायत मेंबर, इन सब की एज पता होनी चाहिए कि मिनिमम एज कितनी चाहिए। तो सीएम के लिए जो मिनिमम एज रहती है ये 25 ईयर है, 25 वर्ष। और इसके अलावा और क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें कि या तो वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो या फिर राज्य विधान परिषद का सदस्य हो, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट जो है वो
सीएम की किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और ये किस आर्टिकल में आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में। 164 में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्या बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? गवर्नर। जो भी बहुमत दल का नेता होगा मुख्यमंत्री वही बनेगा और राज्यपाल जो है वो उन्हीं को ही अपॉइंट करेंगे। उसके बाद इनका जो टेन्योर रहता है ये जनरली 5 इयर्स का ही रहता है, 5 साल का, लेकिन ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उसके बाद फंक्शन आता है इनका, जो भी इनकी पावर्स हैं स्टेट में वो क्या क्या हैं। देखो यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट तो है जो राज्यपाल करता है, और जो ओथ है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही इनको दिलाई जाती है। तो अपॉइंटमेंट और ओथ दोनों ही राज्यपाल के द्वारा होंगी। उसके बाद पावर्स आती हैं। तो मेन पावर्स कौन कौन सी रहती हैं इनके पास? एक तो ये क्या करते हैं, जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। और जो भी मंत्री बनते हैं उनके बीच जो डिपार्टमेंट रहते हैं, विभाग रहते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा करते हैं उनका। और विधानसभा के सेशन को बुलाना है या उसको डिसॉल्व करना है, इसकी जो सलाह है ये किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। उसके बाद और कौन कौन से कार्य आते हैं इनके, मतलब ये जो मुख्यमंत्री हैं ये मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, विधानसभा में एक नेता के रूप में काम करते हैं और राज्य की संपूर्ण जो शासन व्यवस्था होती है, पूरी शासन व्यवस्था है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो है ये क्या होती है? तो मंत्री परिषद किसके लिए बनाई जाती है? राज्यपाल की सहायता वो उनको परामर्श देने के लिए। इसके लिए हमारे पास क्या एबिलिटी रहती है मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए? इसमें राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री परिषद, मंत्री पद जो है वो तभी प्राप्त हो सकता है यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल में 2 मंडल आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर मान लो कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का मेंबर नहीं है और वो मंत्री बन जाता है, तो उसके लिए शर्त ये रहेगी कि 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है वो उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी मंडल की, चाहे वो विधान परिषद या विधानसभा। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह के ऊपर? मुख्यमंत्री की सलाह पे। मंत्रिपरिषद जो होती है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। उसके बाद संख्या। अब संख्या की बात आती है। मान लो हमारी विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 68। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है कि कितने मंत्री बनेंगे उसमें से? हम अपनी मर्जी से तो नहीं बना सकते ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन किया गया है इसके लिए। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें ये प्रोविजन किया गया था। क्या प्रोविजन किया गया था कि जो टोटल मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका 15% जो है ये मंत्री परिषद का होना चाहिए। टोटल मेंबर जैसे हमारे पास 68 है मान लो, तो उनका 15% जो है ये मंत्री परिषद में होना चाहिए। लगभग जो 12 मंत्री जो हैं इनसे कम नहीं होने चाहिए, 12 मंत्रियों से कम नहीं होने चाहिए एक मंत्री परिषद में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, यहाँ पे सिर्फ 10% रखा गया है। 10% जो है वो मंत्री परिषद होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 होने चाहिए। बाकी स्टेटों के लिए यूनियन टेरिटरीज जो हैं दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा होती है, बाकी तो नहीं होती है यूनियन टेरिटरीज में। तो वहाँ के लिए ये क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 15% होना चाहिए
लेकिन दिल्ली में ये 10% है, 10%। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया गया था? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद आता है राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में आता है, और ये कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? कि हाई कोर्ट का जो जज है उसकी उतनी योग्यता होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता होती है। इसकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। और मेन फंक्शन जो है वो क्या रहता है इनका? तो कानूनी मामलों पर ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो है वो दो मंडल होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्य विधानमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है राज्य विधानमंडल? राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान अगर हमारे संविधान में किया गया है तो वो किस आर्टिकल में आएगा और किस पार्ट में आएगा? तो ये पार्ट तो 6 ही रहेगा। स्टेट से रिलेटेड जितने भी हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इसमें रहेगा, ये पार्ट 6 में ही आएगा। और आर्टिकल डिफरेंस हो जाएंगे इसमें। आर्टिकल 169 टू 212 212 इसमें आएगा राज्य विधानमंडल, जिसमें कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास मेन जो आर्टिकल हैं वो दिए होते हैं। जैसे 168 में हमारे पास क्या आता है? विधानमंडल का गठन। 169 में क्या आता है? विधान परिषद। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में जो है वो विधान परिषद का गठन आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का? तो ये आता है 169 में। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये आती है 170 में। 172 में टेन्योर आएगा, 173 में एबिलिटीज आती हैं। 178 में जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके बारे में बताया गया है। 179 में अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है या अपना रिजाइन कर देते हैं तो उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे और 199 में धन विधेयक के बारे में। राज्य विधानमंडल जो है इसमें हमारे पास कि इसके स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें एक तो गवर्नर होता है और दूसरा क्या होता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में दो चीजें आती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये भारत के कितने स्टेट्स में है? 22 और 3 यूनियन टेरिटरीज। 22 स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा ही काम करती है, और 6 स्टेट्स जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे दोनों चीजें हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये स्टेट कौन कौन से आते हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी। इन 6 राज्यों में बायोकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर है। विधानसभा मतलब वही जो हम पार्लियामेंट में पढ़ते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, वही जो है वो यहाँ पे स्टेट में आता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो विधानसभा है ये लोअर हाउस माना जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। और जो विधान परिषद है ये अपर हाउस है। जैसे हम राज्यसभा उसमें करते हैं ना, पार्लियामेंट में
जो राज्यसभा की पावर उसमें रहती है पार्लियामेंट में, वही विधान परिषद की पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में रहती है। जो लोकसभा की पावर पार्लियामेंट में होती है, वही विधानसभा की पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में रहती है। फिर उसके बाद बात आती है सदस्य संख्या। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इनकी जो संख्या रहती है, सदस्यों की जो संख्या रहती है, ये किसके ऊपर आधारित होती है? जो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन होगी उसके ऊपर। तो मिनिमम जो मेंबर रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये 60 मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम जो है ये 500 तक है। तो इसमें हमारे पास इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूपी जो है इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, कितने? 403। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोल की बात करते हैं इसकी, तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनके मेंबर्स को किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? यूनिवर्सल फ्रेंचलाइजेशन, जो वयस्क मताधिकार है उसमें 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स के जो भी अडल्ट रहेंगे, वो कैसे डायरेक्ट इलेक्शन से जो है वो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर बात आती है इनकी योग्यता के बारे में कि इनके लिए इसेंशियल जो योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी। एक तो इंडियन सिटीजन है, होना चाहिए, और एज जो है वो 25 ईयर रखी है, क्योंकि सीएम बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर है। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी 25 ईयर ही होगी, क्योंकि विधानसभा सदस्य से ही क्या बनेगा? सीएम बनेगा। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, तो उसके लिए मिनिमम एज रहती है 30 ईयर। फिर टेन्योर रहता है इनका, तो जनरली 5 ईयर्स का। और विधानसभा जो है उसको हम विघटित भी कर सकते हैं, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ रही है तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होती है उसको विघटित नहीं किया जा सकता है। वो परमानेंट जो है वो हाउस माना गया है, स्थायी सदन माना जाता है। उसके बाद जो ओथ है विधानसभा मेंबर्स की, इनको किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये गवर्नर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं स्पीकर, विधानसभा स्पीकर और विधानसभा डिप्टी स्पीकर। तो जो स्पीकर होता है वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर हैं उन्हीं में से ही एक को चुन लिया जाता है, और उसका जो जनरली टेन्योर है वो तब तक रहता है जब तक विधानसभा कार्य कर रही है। और अगर अपने रिजाइन की बात करें तो जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को इस तरह से दे सकते हैं। ये अगर मान लो स्पीकर अब्सेंट है तो उस केस में जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के रूप में काम करता है। उसके बाद पावर्स आती हैं, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें हमारे पास कुछ विधायी आएंगी, कुछ फाइनेंशियल आएंगी, कुछ कार्यकारी आएंगी और इलेक्शन से रिलेटेड भी आएंगी। तो इसमें विधायी क्या होती हैं कि जो हमारे स्टेट लिस्ट है और कनकरेंट लिस्ट है, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 लिस्ट्स आती हैं हमारे पास, स्टेट, यूनियन और कनकरेंट, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में बताई गई है, 7वीं अनुसूची में, जिनके बारे में बताया गया है। तो ये जो स्टेट लिस्ट होती है इसके जो मैटर हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, तो ये इसकी एक विधायी शक्ति आती है। और कनकरेंट लिस्ट में जो है वो बोथ होती हैं, दोनों यूनियन और स्टेट दोनों हैं। तो स्टेट और कनकरेंट लिस्ट पे जो भी लॉ बनेगा तो ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद फाइनेंशियल पावर इनके पास, जैसे बजट वगैरह है, तो बजट जो है वो ओनली कहाँ पे पेश किया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहाँ नहीं होगा, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होगा।
मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करना, ये भी इसकी एक पावर है। और इलेक्शन से रिलेटेड क्या है, जो राष्ट्रपति है भारत के, उनके इलेक्शन में विधानसभा के जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनकी इलेक्शन से रिलेटेड पावर है। और राज्यसभा मेंबर्स आल्सो। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसमें इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इसको अपर हाउस बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है किसी भी स्थिति में। और इसको कंस्ट्रक्ट करना है या इसको ख़त्म करना है, ये पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। किसी राज्य में स्टेट काउंसिल को बनाना है या ख़त्म करना है, ये पावर पार्लियामेंट को ही होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है इसका, और अगर इस मान लो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है, फॉर्म करना है, तो वो कैसे होगा? विधानसभा का जो विशेष बहुमत है संसद द्वारा, विधानसभा के विशेष बहुमत से संसद जो है वो इसको पारित करेगी। उसके बाद टेन्योर आता है इनका, ये 6 साल रहता है, 6 years। और हर 1/3 जो इसके मेंबर रहेंगे वो एवरी 2 years में रिटायर्ड होते जाते हैं। तो ये जो है वो मेंबर्स का निर्वाचन रहता है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे इसमें इनको चुना जाता है। तो इसमें जो है वो ये इम्पोर्टेंट आता है कि 6 जो सदस्य हैं ये राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन? जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल वर्क की फील्ड में जिनका अच्छा जो है वो योगदान रहता है। उसके बाद इसमें एक सभापति होता है और एक उपसभापति। जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पढ़े, इसमें जो है वो सभापति और उपसभापति होते हैं, जो कि अपने ही सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है। और इनकी जो मीटिंग्स रहती है उनकी चेयरमैनशिप कौन करते हैं? सभापति। अगर वो अब्सेंट है मान लो, तो उपसभापति करेंगे। और इसमें जो है वो सेशन, अगर इनकी बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर के जो सेशन है, तो इनको बुलाने और डिसॉल्व करने का जो राइट है वो किसके पास है? गवर्नर के पास। और इसमें ये क्राइटेरिया रखा है कि 1 साल में कम से कम 2 सेशन तो जो हैं ये इनके होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो है वो गवर्नर और सीएम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है ये हम फिर नेक्स्ट डे अगली क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।